हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स में एक और नई यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस यूनिट के अंदर में केवल हम लोग को एक ही चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल और डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत कम टॉपिक पढ़ना रहता है बोर्ड एग्ज़ाम में। जो क्वेश्चंस आते हैं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिटेल सिलेबस देख लेते हैं, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कौन सा टॉपिक जो है एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है मटेरियल। हम लोग मटेरियल के बारे में जानेंगे। मटेरियल में कई प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि हार्डनेस होती है, सॉफ्टनेस होती है, थर्मल एनर्जी, थर्मल प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है। जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर मटेरियल को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, मटेरियल की कंडक्टिविटी के आधार पर इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके बाद मटेरियल को एनर्जी बैंड गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कितने टाइप से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बैंड गैप। इसके बेस्ड पर मटेरियल को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है। बाकी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये कंडक्टिविटी है, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ेंगे। आप लोग को एग्जाम के लिए केवल इसमें फोकस करना है। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैंड थ्योरी। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैंड थ्योरी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बैंड थ्योरी होता क्या है, किसके किसके लिए बात करेंगे, कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर, तीनों ही मटेरियल्स के लिए बात करेंगे। यहाँ पर केवल हम लोग बात करेंगे कि मटेरियल को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है एनर्जी बैंड गैप के आधार पर। बट यहाँ पर हम लोग इसी बैंड गैप के बारे में डिटेल में बात करेंगे और यहीं पर आप लोगों को समझ में आएगा कि बैंड गैप होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3rd नंबर का टॉपिक सेमीकंडक्टर। इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। 100% यहाँ से एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हम लोग को बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो सीबीएसई के अलावा। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या जानेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका टाइप्स देखेंगे और वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ग्राफ से। ठीक है, ग्राफ। उसके बाद इसका एप्लीकेशंस देखेंगे, जैसे कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं सभी कंडक्टर के, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल रेक्टिफायर देखेंगे। सेमीकंडक्टर को रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है, केवल इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे रेक्टिफायर 2 टाइप से होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और सेकंड होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, रेक्टिफायर से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस सेमीकंडक्टर के अंदर में ये दोनों चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और रेक्टिफायर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा डिटेल सिलेबस चैप्टर 14 का। बहुत ही कम टॉपिक है, केवल हम लोग को 2 टॉपिक कवर करने हैं, 2 और 3। ये तो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं सेकंड और थर्ड टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक मटेरियल। तो जैसा कि आप सभी को पता है मटेरियल का मतलब क्या होता है। मटेरियल एक सब्सटेंस होता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जो डिफरेंट टाइप के मैटर से मिलकर बने होते हैं। मैटर्स मतलब वो सॉलिड स्टेट हो सकता है, गैस स्टेट हो सकता है, या कंडेंसेशन या अदर कोई स्टेट हो सकता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग को पता है मैटर क्या होता है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज़ द मैटर एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ, दे आर क्लासीफाई बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। और ये जो मटेरियल है इसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इसको क्लासीफाई किया जाता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, ये हार्डनेस है कि सॉफ्टनेस है ना, थर्मल प्रॉपर्टी के आधार पर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जिसके आधार पर इसको क्लासीफाई किया जाता है। बट यहाँ पर हम लोग केवल इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, है ना। आगे बात करते हैं मटेरियल बेस्ड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन।
जैसे कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, बेस्ड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन देखेंगे मटेरियल के बारे में, और कंडक्टिविटी के आधार पर देखेंगे, एनर्जी बैंड के आधार पर देखेंगे। और अभी ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट के लिए है, ये कुछ लोगों को ये पता होगा और जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि मटेरियल जो है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पर कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। अच्छा, कुछ लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये पता नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख दिया हूँ, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन मटेरियल, then some electron is absorb this energy and get excited and move freely around the material. This electron is called free electron. जब भी किसी मटेरियल को वो कंडक्टर हो या सेमी कंडक्टर हो, जैसे कि आयरन, कॉपर, ये कंडक्टर है, और सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमी कंडक्टर है। जब हम लोग इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डेड कंडीशन में रहते हैं, लेकिन जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होके वो पूरे मटेरियल में घूमने लगते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं तो उसको डायरेक्शन मिल जाता है, फ्रीली मूव करता है पहले रेंडमली, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट देने से उसको डायरेक्शन मिल जाता है, फिर वो करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर देता है। और वहाँ पर वो जो फ्री हुआ है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो फ्री हुआ है इलेक्ट्रिक करंट देने से, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। आई होप ये समझ में आ गया होगा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो कराने के लिए। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दी मटेरियल। ये कोई सा भी मटेरियल हो, चाहे कंडक्टर हो चाहे सेमी कंडक्टर हो। अब बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर मटेरियल को कितने टाइप से कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट टाइप होता है कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर। सेकेंड टाइप होता है सेमीकंडक्टर, और थर्ड टाइप होता है इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है आप सभी को पता है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 10⁻29 मीटर माइनस क्यूब होता है, या पर क्यूब होता है, पर मीटर क्यूब होता है, जैसे कि आयरन या कॉपर, है ना। सेकेंड बात करते हैं सेमीकंडक्टर, ये भी एक मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है या नंबर जो है न तो बहुत ज़्यादा होती है और ना ही बहुत कम होती, बल्कि ये मॉडरेट होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो 1.5 क्रॉस 10⁻10 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या पर सेंटीमीटर में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग को पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1.5 क्रॉस 10⁻10 10⁻6 मीटर माइनस 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.5 क्रॉस 10⁻16 पर मीटर क्यूब। और ये सिलिकॉन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो याद रखिएगा कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं ज़्यादा होती नहीं कम होती, बल्कि मॉडरेट होता है, और कितना होता है इतना होता है। थर्ड टाइप की बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को पहले से पता है, फिर भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, यहाँ पर रिविज़न हो जाएगा अगर जिन लोग को पता है ना। अब आगे बात करते हैं, जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी के आधार पर भी उसको क्लासिफाई किया जाता है, 3 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो मटेरियल को कंडक्टिविटी के बेस पर फर्स्ट टाइप है इसका कंडक्टर। तो जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई होती है और जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी लो होती है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कंडक्टिविटी हाई होगी, रेजिस्टिविटी लो होगी, तो इस प्रकार के मटेरियल को क्या कहा जाता है? कंडक्टर कहा जाता है। और कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है बहुत हाई होती है, इसकी कंडक्टिविटी लगभग 10⁻2 से लेकर 10⁻8 सीमन पर मीटर के इक्वल होता है। और यहाँ पर कंडक्टिविटी होता क्या है ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो चैप्टर का जो लेक्चर है आप लोग को मिल जाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला भी देख चुके हैं, रो इज इक्वल्स टू सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रो, जहाँ पर सिग्मा को बोला जाता है कंडक्टिविटी और रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, और कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है, बहुत ही कम होती है। लगभग ये जो है 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁸ ओम मीटर के आसपास होता है। ठीक है, सेकेंड मटेरियल की बात करते हैं कंडक्टिविटी के आधार पर, सेमीकंडक्टर।
जिसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या होती है, मॉडरेट होती है। अगर हम लोग इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻�6 सीमन पर मीटर के आसपास होता है। और वहीं इसकी रेजिस्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ये होता है 10⁻5 से लेकर 10⁻6 ओम मीटर के आसपास होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड मटेरियल की, जो कि है इंसुलेटर, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है और रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। अगर हम लोग इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो ये 10⁻11 माइनस 10⁻19 के आसपास होता है, जो कि बहुत ही कम है। और अगर हम लोग इसकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो 10⁻11 से लेकर 10⁻19 ओम पर मीटर के आसपास होता है, जो कि बहुत ही हाई होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर, सॉरी फॉर दैट, ये +1 होगा, ये +1 है, क्योंकि ये जो रो है इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है ना। यहाँ पर मीटर के पावर में -1 आ गया, वो नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, L/A के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर ρL/A आता है, और जब रो का वैल्यू निकालते हैं तो ये RA/L आता है। और अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो R का होता है ओम, और R का होता है ओम, और A का होता है मीटर स्क्वायर, और L का मतलब होता है मीटर। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो रो इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, ओम मीटर मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर ओम मीटर रहेगा। तो याद रखिएगा, इंसुलेटर्स की अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करें तो 10⁻11 से लेकर कब कहाँ तक होती है, 10⁻90 तक, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो ये रहा कंडक्टिविटी के बेस पर मटेरियल का क्लासिफिकेशन। अब आगे हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है ना, मटेरियल बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी बैंड गैप के बेस पर मटेरियल को फिर से 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है कंडक्टर, सेकंड है सेमीकंडक्टर, और थर्ड है इंसुलेटर। अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का एनर्जी गैप नहीं पाया जाता है, नो एनर्जी बैंड गैप। इसमें एनर्जी लेवल जो है एक दूसरे में ओवरलैप रहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर हम लोग मैग्नीट्यूड या वैल्यू की बात करें, एनर्जी बैंड गैप की बात करें, तो ये कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 0.01 के आसपास होता है, लेकिन हम लोग इसको 0 कंसिडर कर सकते हैं। लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। इनके बीच का जो गैप होता है या होता ही नहीं है, ये एक दूसरे में ओवरलैप रहते हैं। अगर हम लोग सेकेंड मटेरियल की बात करें, सेमीकंडक्टर, तो इसमें मॉडरेट होता है, इसमें थोड़ा सा गैप होता है ना। और इसकी अगर वैल्यू को आप लोगों को पूछे तो बता देना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। अगर हम लोग एनर्जी बैंड गैप की बात करें सेमीकंडक्टर के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, या कम होता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं एनर्जी बैंड गैप की। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। किसका, सेमीकंडक्टर का। ये डिपेंड करेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है, जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है ना। थर्ड टाइप की बात करते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, एनर्जी बैंड गैप पाया जाता है। ठीक है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर देन एनर्जी बैंड गैप पाया जाता है, जैसे कि ई बी इज इक्वल टू 3, 3.5, 4, 5, 7, ऐसा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बैंड गैप पाया जाता है। अब चलिए, ये एनर्जी बैंड गैप होता क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। और यहाँ पर ये ई बी इज इक्वल टू ऐसा क्यों है, और ये जो एनर्जी बैंड गैप के आधार पर मटेरियल जो है कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कभी सेमीकंडक्टर, कभी इंसुलेटर। तो इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो आगे इस चैप्टर का जो सेकेंड टॉपिक है वो है बैंड थ्योरी, या इसी को कहा जाता है बैंड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, या इसी को कहा जाता है एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये जो एनर्जी बैंड है, सॉलिड के लिए पढ़ेंगे यहाँ पर, और किसके लिए पढ़ेंगे, कंडक्टर एक सॉलिड मटेरियल है, वो कंडक्टर हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर। और आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि एनर्जी बैंड को समझाइए कंडक्टर के लिए।
कभी कभी बोल देते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, कभी कभी बोल देते हैं इंसुलेटर के लिए। तो इसलिए एक एक करके ध्यान से समझिएगा। और एनर्जी बैंड गैप को समझने से पहले बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, जैसे कि चलिए स्टार्ट कर ही देते हैं और साथ ही साथ मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है बोर एटॉमिक मॉडल इज वेल डिफाइंड द इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इन आइसोलेटेड एटम। यहाँ पर आइसोलेटेड एटम्स का मतलब ये है किसी भी मटेरियल्स के अंदर में जो एटम्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का उस एटम के ऊपर हस्तक्षेप नहीं होता है या इंटरफेयर नहीं होता है, इसलिए आइसोलेटेड एटम का यूज़ किया गया है ना। तो किसी भी मटेरियल्स में जो एटम्स होते हैं, अगर उसके इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स की बात करें तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल में, कि किसी भी एटम्स के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कब एक्साइटेड होता है, कब एक्साइटेड नहीं होता है, कब ज़्यादा एक्साइटेड होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं बोर एटॉमिक मॉडल में। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं। बट ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन इन क्रिस्टल द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन स्प्लिट इनटू अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी लेवल विच इज़ फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। बट इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस क्या होता है इसके बारे में मैं कुछ देर अभी बताऊंगा। वैसे आप लोग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, फिर भी यहाँ पर हम लोग एक बार देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इंटर एटॉमिक इंटरएक्शंस की वजह से किसी भी क्रिस्टल की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उसको हम लोग एनर्जी देते हैं तो उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। और वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं। और स्प्लिट होके ये बैंड तैयार करते हैं, एक बैंड तैयार करते हैं। ठीक है, और एनर्जी लेवल कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग होते जाता है, वहाँ पर बैंड का फॉर्मेशन कंटिन्यू होते जाता है जैसे जैसे एनर्जी देते जाते हैं। तो वहाँ पर जो बैंड क्रिएट होता है ना, उसी बैंड को कहा जाता है एनर्जी बैंड। क्या कहा जाता है, एनर्जी बैंड। अभी भी थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एनर्जी लेवल क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बोर एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, बट होता क्या है, किसी भी एटम्स के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे एटम्स होते हैं तो आपस में इंटरएक्ट होते हैं, उसी को इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस बोला जाता है। और ये इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस कब होता है, जब हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, फिर उसका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, चेंज होने लगता है। और जब उसका एनर्जी लेवल चेंज होने लगता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, स्प्लिट होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्प्लिट होने लगता है, इलेक्ट्रॉन स्प्लिट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल स्प्लिट होने लगता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। फिर वहाँ पर एक बैंड क्रिएट होता है, फिर वहाँ पर एक बैंड क्रिएट होता है कंटिन्यूअसली एनर्जी लेवल में चेंज की वजह से। उसी बैंड को क्या कहा जाता है, एनर्जी बैंड कहा जाता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें अब्बाउ के अकॉर्डिंग, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। और हम लोग को पता है जो s ऑर्बिट में होता है इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जो p ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और ये 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर है कितने, 2, तो यहाँ पर 1 और 2। तो यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते थे, इसमें एक, इसमें एक, तो इसमें एक और इसमें एक। तो टोटल कितने वैलेंसी है अभी, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 4 एम्प्टी है, या इसी को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसमें 3s में 2 है, 3p में कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये फुल फिल इलेक्ट्रॉन है, ये सभी फुल फिल इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर टोटल आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और 4 अभी खाली है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। ये हो गई बात। अब एक चीज़ और पढ़ चुके हैं हम लोग, एक चीज़ और पढ़ चुके हैं, ये इंटर एटॉमिक इंटरएक्शंस के कॉन्सेप्ट से आया है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, k Q1 Q2 अपॉन R होता है। जहाँ पर Q1 Q2 क्या है, चार्ज पार्टिकल होते हैं, k कांस्टेंट होता है, R डिस्टेंस होता है इन दोनों चार्ज के बीच का, ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होता है R, और ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये रिलेशन हमको क्या बताता है, ये रिलेशन हमको ये बताता है कि जो एटम्स होते हैं
जो एटम्स होते हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी। ये रिलेशन हमको ये बताता है। आप लोग ये डायग्राम देख के घबराइए मत, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बस ध्यान से समझते जाइए, आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस रिलेशन से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, आर का वैल्यू ज़्यादा होगा, किसी भी एटम के बीच का डिस्टेंस या पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पर उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। और उनके बीच का डिस्टेंस यदि कम होगा तो जाहिर सी बात है उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस डायग्राम को समझाने से पहले आप लोगों को मैं इसको एक बार रीड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, इसको एक बार रीड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता क्या है, जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये मेरे पास एक मटेरियल है। ठीक है, और ये मटेरियल जो है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। और जैसे ही और इनके इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर मैं यहाँ से दो एटम को उठाकर जूम करके देखूँ तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये दो एटम है, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इसी को कहा जाता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। और इन्हीं डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है इनके बीच की जो एनर्जी है। अगर आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो यू का वैल्यू बहुत कम होता है, और आर का वैल्यू यहाँ पर यदि कम है तो यहाँ पर यू का वैल्यू ज़्यादा होता है। इसी को बोला जाता है इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस बोला जाता है। और जब हम लोग इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जब इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या कोई सा भी एनर्जी हो, बट यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी की ही बात करेंगे, तो इस एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एनर्जी गेन करता है, फिर ये एक्साइटेड हो जाता है, फिर यही एनर्जी लेवल क्रिएट करता है, जो कि बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ चुके हैं ये कैसे एनर्जी लेवल क्रिएट करता है। फिर वही एनर्जी लेवल जो है स्प्लिट होने लगते हैं, फिर एनर्जी बैंड गैप बनना स्टार्ट होता है, तो उसी को अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर ये मैं अभी जो बताया हूँ ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। ठीक है, और जैसे एनर्जी देते हैं तो यहाँ पर दो घटना घटित होती है, या तो ये स्ट्रेच हो जाता है, ये दोनों एटम क्या होता है एनर्जी पाकर क्या हो जाता है स्ट्रेच हो जाता है, मतलब दूर दूर चला जाता है, या फिर एक दूसरे से ओवरलैप हो जाता है, ये घटना भी घटित होती है यहाँ पर, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर आर का वैल्यू क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पर आर का वैल्यू क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, ये सारी घटनाएं भी घटित होती हैं। अब चलिए यहाँ पर ये जो डायग्राम था, ये वाला जो डायग्राम था इसी को मैं बना के बताता हूँ। और ये हम लोग सिलिकॉन के लिए देख रहे हैं, है ना। सिलिकॉन के लिए अभी हम लोग समझ रहे हैं कि ये एनर्जी बैंड बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब क्या करते हैं, मैं एक्स एक्सिस में कंसिडर कर लेता हूँ इधर इंटर एटॉमिक स्पेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये आर बताया हो ना इसको, और इधर हम लोग एनर्जी कंसिडर कर लेते हैं, और ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अभी हम लोग सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सिलिकॉन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी थी 1s2 था, 2s2 था, और 2p6 था, और 3s2 था, और 3p2 था। कितना हो गया 2 2 4, और 6 और 4 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, और 12 2 कितना हो जाएगा 14, और 14 इसका एटॉमिक नंबर होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको इसकी बात करें तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये 1s है, और मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये 2s है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी डिफाइन कर देते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर बात करते हैं ये 2p6 होगा, और यहाँ पर ये 3s बच गया है, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये 3s होता है, और थोड़ी दूर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये 3p होता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 है। ये इसके क्या है एनर्जी लेवल्स हैं, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, यहाँ पर भी फुलफिल है, यहाँ पर भी फुलफिल है, यहाँ पर भी फुलफिल है इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर क्या है खाली है। कितने हैं खाली हैं 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं इसमें। इसी वजह से इसी वजह से यहाँ पर हम लोग जब किसी मटेरियल को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो आप लोगों को पता होगा जैसे ही हम लोग इसको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, कौन से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी
गेन करके निकलता है। जैसे कि यहाँ पर ये ऑर्बिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम लोग इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं एटम्स को, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड होके निकलता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे हम लोग सिलिकॉन मटेरियल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो ये एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करने के बाद क्या होने लगेंगे? स्प्लिट होने लगेंगे। उसी स्प्लिट को मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं आर का एक वैल्यू यहाँ पर है, आर का एक वैल्यू यहाँ पर है, और आर का एक वैल्यू यहाँ पर है, और आर का एक वैल्यू यहाँ पर है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फुलफिल है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे किसी मटेरियल को, तो ये एनर्जी को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये ट्रांसफ़र करते जाएगा, और इसमें किसी भी प्रकार का स्प्लिटिंग नहीं होगा। इसमें किसी भी प्रकार का स्प्लिटिंग नहीं होगा। स्प्लिटिंग कहाँ पर होगा? यहाँ पर। अब ये स्प्लिटिंग होता क्या चीज़ है भाई? तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी का लेवल चेंज होना कहलाता है स्प्लिटिंग। ठीक है, तो जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ, अभी आर का वैल्यू यहाँ पर है, इसको मैं डी कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार का स्प्लिटिंग नहीं होगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्प्लिटिंग नहीं होगा, नो स्प्लिटिंग। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, और जब आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है तो एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? बहुत कम होता है। तो यहाँ पर किसी भी एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग नहीं होगा। यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, इसको एनर्जी लेवल बोलते हैं। और एनर्जी लेवल क्या होता है? ऑलरेडी हम लोग पिछले चैप्टर में बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आर के वैल्यू को थोड़ा सा और कम कर देते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट पर कंसिडर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी नो स्प्लिटिंग, यहाँ पर भी कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगा, क्योंकि आर का वैल्यू अभी भी क्या है? कम है। अब आर के वैल्यू को थोड़ा सा और कम करते हैं, आर के वैल्यू को थोड़ा सा और कम करते हैं, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ इस पॉइंट को, ये डी था, इसको मैं सी कंसिडर कर लेता हूँ, और इसको मैं बी कंसिडर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है? एनर्जी थोड़ा सा इंक्रीज होता है। अब आर का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो एनर्जी लेवल है, ये थोड़ा सा स्प्लिट होना स्टार्ट होता है। अभी एक एनर्जी लेवल है, अब ये ऐसा कुछ स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये भी स्टार्ट होना स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एनर्जी लेवल डायग्राम देखने को मिलता है। अब हम लोग क्या करते हैं, आर का वैल्यू को थोड़ा और कम करते हैं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं आर का वैल्यू यहाँ पर आ गया, ये बी है, तो इसको मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ। ए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आर का वैल्यू क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है, और यू का वैल्यू क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। और जब एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो जाहिर सी बात है इसका और ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा, यहाँ पर एनर्जी का और ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा। तो ये वाला जो एनर्जी है यहाँ, ये वाला जो एनर्जी है ये भी स्प्लिट होगा, ये वाला जो एनर्जी है ये भी स्प्लिट होगा ऐसे, और ये वाला जो एनर्जी है ये भी स्प्लिट होगा, और ये वाला जो एनर्जी है ये भी स्प्लिट होगा। ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? ओवरलैप हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हम लोग को कुछ इस प्रकार का बैंड देखने को मिलेगा, हम लोग को यहाँ पर कुछ इस प्रकार का बैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर ये जो गैप आया है ना, ये वाला जो गैप आया है, तो इसी गैप को क्या कहा जाता है? एनर्जी बैंड कहा जाता है। ये वाला जो गैप आया है इसी को कहा जाता है एनर्जी बैंड। ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आर के वैल्यू को और डिक्रीज करते हैं, तो यू का वैल्यू फिर मैक्सिमम हो जाता है। फिर यहाँ पर स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये एनर्जी लेवल जो है फिर से स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसा। और ये वाला एनर्जी लेवल भी कुछ ऐसा स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एनर्जी लेवल डायग्राम देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार का एनर्जी लेवल डायग्राम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो गैप है, यहाँ पर ये जो गैप आ रहा है इसी को क्या कहा जाता है? एनर्जी बैंड कहा जाता है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा गैप है, इसी गैप को बोला जाता है एनर्जी बैंड गैप। तो यहाँ पर अभी हम लोग एक ग्राफ के थ्रू देखे हैं, एक ग्राफ के थ्रू देखें किसके किसके बीच? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच और एनर्जी के बीच के ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर समझे हैं कि एक्चुअल में एनर्जी बैंड होता क्या है।
इसी को आगे हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कि एनर्जी बैंड गैप क्या होता है और ये बैंड गैप कैसे मिलता है और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के लिए कैसे मिलता है। आई होप ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब इसी डायग्राम को चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यही डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है या इसी को इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं, जो कि आर है। और यहाँ पर एनर्जी है, वाई एक्सिस में यहाँ पर एनर्जी को डिफाइंड किया गया है। ठीक है। और यहाँ पर ये 1s2 देख रहे हैं, 2s2, 2p6, ये सभी क्या चीज़ है, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ये जो है एनर्जी लेवल डायग्राम है ना, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बोर एटॉमिक मॉडल में। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्प्लिटिंग नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग किसी एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो ज़्यादा एक्साइटेड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले एक्साइटेड होते हैं। और इसका आउटर सेल कौन सा है, 3s है और 3p है। तो यहाँ पर 3s ऑर्बिटल्स में और 3p ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पहले एक्साइटेड होंगे, उनका एनर्जी लेवल पहले ज़्यादा एक्साइटेड होगा और वो उनका एनर्जी लेवल जो है स्प्लिट होगा। और वहाँ पर जो मैं बता रहा था वही चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर आर का वैल्यू पहले डी था तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा था। फिर आर के वैल्यू को थोड़ा कम किए तो पॉइंट सी पर यहाँ पर स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक कलर में दिखाया गया है। उसके बाद आर के वैल्यू को थोड़ा और कम किए, बी पर लाए तो यहाँ पर ये दोनों का स्प्लिटिंग ऐसे हुआ कि ये दोनों एक दूसरे में ओवरलैप हो गए। उसके बाद आर के वैल्यू को थोड़ा कम किए और कम किए ए पर, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू और बढ़ा, तो फिर ये फिर से स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फिर इस प्रकार से हम लोग को एनर्जी बैंड गैप देखने को मिल गया। तो यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसी को कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, और यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसी को बोला जाता है फॉरबिडन गैप। अब यहाँ पर ये जो एनर्जी बैंड है इसको 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। एक्चुअल में 2 टाइप से होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहाँ पर ये वाला जो ये यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 3s2 है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके इसमें जाता है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं। ये तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फुल फिल है। ये स्प्लिटिंग किस वजह से हुआ है, 3s में जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को गेन किया और यहाँ पर जो खाली जगह उसमें जाने की कोशिश करी। तो ये जो 3s है, 3s2 है, इसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, वैलेंस बैंड क्रिएट होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा रहता है। और 3p में जो खाली जगह था उसकी वजह से हम लोग को मिलता है कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होके किस में जाता है, 3p में जाता है। और दोनों के बीच जो खाली गैप होता है, खाली जगह होता है, जिसको हम लोग फॉरबिडन गैप का नाम देते हैं, जो कि यहाँ पर ये दिखाया गया और ये दिखाया गया है, इसको बोला जाता है फॉरबिडन गैप। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फॉरबिडन एनर्जी गैप कैसे बनता है वो आप लोग को समझ में आ गया है। अब यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप के अलावा 2 और डिफरेंट टाइप के बैंड्स आते हैं, जिसको बोला जाता है वैलेंस बैंड और दूसरे को बोला जाता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फुल फिल होता है, जैसे कि 3s2, इसकी वजह से यहाँ पर जो हमको बैंड मिला है वो है वैलेंस बैंड। और जो फुल फिल इलेक्ट्रॉन है एनर्जी देने पर ये एक्साइटेड होके खाली जगह में जाते हैं, तो खाली जगह पर जहाँ पर जाते हैं उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको बोला जाता है फॉरबिडन गैप। ठीक है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, जिसमें एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है, और वैलेंस बैंड कहाँ क्या होता है, जहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो यहाँ पर होल बनता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये सारा चीज़ तो हम लोग पढ़ लिए, बट एग्ज़ाम में हम लोग को पूछा जाए तो कैसे लिखना है इसको। तो उसके लिए चलिए देखते हैं। अगर आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कैसे बनता है और बैलेंस बैंड कैसे बनता है और कंडक्शन बैंड कैसे बनता है, केवल इसके बारे में चर्चा किए हैं। लेकिन आप लोग को इन सारा चीज़ को एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए नोट्स बना दिया हूँ। ये सारा चीज़ आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हो। जैसे कि जब यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हैं, जब आर का वैल्यू डी के इक्वल होता है तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम होता है ना। तो यहाँ पर नो इंटरएक्शन बिटवीन द नेबरिंग एटम्स। तो
जो एटम्स हैं वो अपने पास वाले एटम से किसी भी प्रकार का इंटरेक्शंस नहीं कर पाता है। अब जब आर के वैल्यू को जब सी रखते हैं, आर का वैल्यू सी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू थोड़ा कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो इस सिचुएशंस में इंटरेक्शन होता है, नेबरिंग एटम, इंटरेक्शन बिटवीन नेबरिंग एटम बिगिन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है जी? जो मटेरियल में, सिलिकॉन मटेरियल में जो एटम्स होते हैं ना, तो एनर्जी देते हैं, तो आसपास जो एटम्स होते हैं वो उनसे इंटरएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। द एनर्जी ऑफ 3s एंड 3p लेवल ऑफ ईच एटम गेट स्लाइटली चेंज। और यहाँ पर 3s और 3p ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं जब r का वैल्यू b के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर r का वैल्यू और डिक्रीज होता है और पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर 3s 3p एनर्जी लेवल मर्ज हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ये सारा चीज़ मैं आप लोग को बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं जो बताया था ये रफली समझाने के लिए यहाँ पर बताया था, ठीक है। बट आप लोग को अब जो बता रहा हूँ वो आप लोग को नोट्स बनाने के लिए और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसका आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, है ना। वो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए था, उसको नोट्स में मत लिखिएगा, ये सारा चीज़ आप लोग को नोट्स में राइट डाउन करना है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग थर्ड केस की बात कर लिए, जब आर का वैल्यू बी था तब हम लोग को ऐसा डायग्राम देखने को मिल रहा था। आगे बात करते हैं फोर्थ केस में, जब आर का वैल्यू ए के इक्वल हो जाता है, मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं आर का वैल्यू जब ए के इक्वल हो जाता है तब आर का वैल्यू बहुत कम हो जाता है और यू का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। क्रिएट अ गैप बिटवीन नेबरिंग एटम इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप और फॉरबिडन गैप एंड द क्रिएट वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो फोर्थ केस में जब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड बनना स्टार्ट हो जाता है और वैलेंस बैंड बनना स्टार्ट हो जाता है और दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है जिसको फॉरवर्डन गैप बोलते हैं। और ये जो कंडक्शन बैंड है इसमें एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो वैलेंस बैंड होते हैं इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस प्रकार का हम लोग को बैंड देखने को मिल जाता है जब आर का वैल्यू बहुत ही कम होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गैप है इसी को फॉरबिडन गैप बोला जाता है और यहाँ पर ये जो गैप है इसी को फॉरबिडन गैप बोला जाता है, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। आई होप अब आप लोग को ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में सेपरेटली बात करते हैं। तो अगर मैं इसको सेपरेटली बात करूँ इसके बारे में तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इसको मैं एक बार रीड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक एनर्जी लेवल है, तो इसको एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल कहा जाता है। क्या कहते हैं? लो एनर्जी लेवल कहते हैं। और इसका जो रेंज है 0 से लेकर कहाँ तक होता है, ईवी तक होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं बॉन्डेड होते हैं, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और ये जो है पार्शियली फिल्ड होता है या फिर पार्शियली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सा बैंड का नाम देते हैं, इसको कहा जाता है वैलेंस बैंड। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, वैलेंस बैंड। और एक और बैंड होता है हमारे पास जिसको हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, इसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड। इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका रेंज इसी से इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ये वाला जो गैप है, इसको कहा जाता है फॉरबिडन गैप। इसको क्या कहा जाता है, फॉरबिडन गैप। और यही गैप जो है डिसाइड करते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही हम लोग, जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये सिलिकॉन मटेरियल का है, ये सिलिकॉन मटेरियल का है, तो जैसे ही सिलिकॉन को हम लोग एनर्जी देते हैं तो ये वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस बैंड अर्थात 3s2 और 3p2, ये लास्ट वैलेंस ऑर्बिटल्स थे सिलिकॉन का, जिसमें ये फुल फील्ड था और इसमें अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
तो जैसे ही हम लोग इसको एनर्जी देते हैं तो इस वाले ये क्या है, पूरा फुल फील्ड है, तो ये यहाँ पर वैलेंस बैंड का काम करता है और ये कंडक्शन बैंड का काम करता है। तो जब हम लोग इसको एनर्जी देते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होके कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। फिर यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये रहा वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन बैंड गैप का कॉन्सेप्ट। और इसी चीज़ को यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझाया गया है। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो बैंड देख पा रहे हैं ये वैलेंस बैंड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है। और इसके रेंज की अगर हम लोग बात करें, ये वैलेंस बैंड को लो एनर्जी लेवल कहा जाता है और कंडक्शन बैंड को हायर एनर्जी स्टेट कहा जाता है या हायर एनर्जी लेवल कहा जाता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से ईवी तक। ईवी यहाँ पर वैलेंस बैंड में या इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एनर्जी को कौन रिप्रेजेंट करता है, ईसी। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, इसी से लेकर इन्फानाइट तक। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं। इसको ईजी से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में इसको डेल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये यहाँ पर जो देख पा रहे हैं इसमें से वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, जब हम लोग इसको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो इसलिए यहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है। और ये जो एरो का निशान देख रहे हैं ये एनर्जी लेवल को शो करता है। ये लो एनर्जी से हायर एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर ये जो मटेरियल की, जिस मटेरियल की हम लोग कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये अभी किस टेम्परेचर पर है, ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर है। ठीक है। अब यदि आप लोग को एग्जाम में पूछा जाए, ये तो मैं बता दिया हूँ कॉन्सेप्ट की, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है। लेकिन इसी का डेफिनेशन अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ दिया जाए तो इसके डेफिनेशन में आप लोग क्या लिखेंगे, उसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि वैलेंस बैंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं ऑफिशियली तरीके से कैसे लिखना है। द वैलेंस बैंड इज़ अ लोअर एनर्जी लेवल। ये तो मैं बता चुका हूँ, वैलेंस बैंड क्या होता है, एक लो एनर्जी लेवल होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। द वैलेंस बैंड इज आइदर कंप्लीटली और पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। ये भी मैं बता चुका हूँ। वैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें जो कि इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फुल फिल्ड रहता है या फिर पार्शियली फुल फिल्ड रहता है, आंशिक रूप से। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्शन बैंड के बारे में। द कंडक्शन बैंड इज़ अ हायर एनर्जी लेवल। ये भी मैं बता चुका हूँ। कंडक्शन बैंड क्या होता है, एक ऐसा बैंड होता है जो कि हायर एनर्जी लेवल होता है। और इसमें किसकी एनर्जी हाई लेवल का होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। द कंडक्शन बैंड इज़ आइदर एम्प्टी और पार्शियली फुलफिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, या तो एम्प्टी हो सकता है पूरा, या फिर इलेक्ट्रॉन से पार्शियली फुल फिल्ड होता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस बैंड से आता है जब हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो फॉरबिडन बैंड है या एनर्जी बैंड है, इसके आधार पर मटेरियल को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है जो कि मैं बता चुका हूँ, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर के लिए ये जो फॉरबिडन गैप है ये कितना होगा, ये कैसे दिखेगा, उसकी बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कंसिडर कर लेते हैं, ये वैलेंस बैंड है जिसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से ईवी तक है। और ये कंडक्शन बैंड है जिसका रेंज कहाँ है, ईसी से लेकर इधर आगे इन्फानाइट तक है। और इन दोनों के बीच अगर इन दोनों के बीच के गैप को देखें, जिसको हम लोग फॉरबिडन गैप कहते हैं, जिसको डेल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसे को ईजी से भी डिनोट करते हैं, इनके बीच का जो गैप है, यहाँ पर जो एनर्जी हम लोग को मिलती है वो कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर देन है। ठीक है, ये कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर देन है। और ये किसके लिए होता है, मैं ऑलरेडी तुम लोग को बता चुका हूँ कि जब फॉरबिडन गैप की एनर्जी जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तो यहाँ पर ये जो मटेरियल है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, वो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी शो करती है। तो याद रखना, जब फॉरबिडन गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर देन हो तो वहाँ पर मटेरियल क्या होगा, इंसुलेटर होगा। सेकंड बात करते हैं सेमीकंडक्टर। अगर फॉरबिडन गैप जो है ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीच का गैप फॉरबिडन गैप यदि 3 से लेस देन है तो यहाँ पर मटेरियल क्या होना चाहिए, सेमीकंडक्टर होना चाहिए।
ठीक है। थर्ड बात करते हैं कंडक्टर या फिर मेटल की। ठीक है, मेटल या फिर कंडक्टर की। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का फॉरबिडन गैप नहीं होता है। यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे में ओवरलैप रहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये ईसी यहाँ पर है, ईवी यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि दोनों ओवरलैप हो गए हैं। ओवरलैप होने का मतलब ये जो है इधर आ गया है और ये जो है ऊपर चला गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप जीरो हो तो यहाँ पर मटेरियल किस तरह बिहेवियर शो करेगा? मेटल या फिर कंडक्टर की तरह बिहेवियर शो करेगा, या फिर वो मटेरियल 100% मेटल या कंडक्टर ही होगा। तो याद रखना, इस प्रकार का फॉरबिडन गैप, इस प्रकार का और इस प्रकार का फॉरबिडन गैप मिलता है तो वहाँ पर मटेरियल क्या होना चाहिए। तो यहीं से आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कितना होता है और डायग्राम उसका क्या होता है समझाइए। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है एनर्जी बैंड गैप का जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट होता है। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप लोगों को एग्जाम में सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन पूछे तो आप लोग लिखिएगा, सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर। कंडक्टर लाइक मेटल्स एंड इंसुलेटर लाइक सेरेमिक्स। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल होती है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। ठीक है, ये इसका एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन ये होता है, अगर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ना तो ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में यदि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो। यदि हम लोग सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड ये इसका एग्जाम्पल है, जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है, सिलिकॉन ये भी एग्जाम्पल है। आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ किए जाने वाले बहुत ही कॉमन सेमीकंडक्टर्स हैं। सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फैब्रिकेशंस, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होते हैं। सर्किट फैब्रिकेशंस मतलब सर्किट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। एंड जर्मेनियम आर्सेनाइड यूज्ड इन सोलर सेल, लेज़र डायोड ETC। और ये जो गैलियम आर्सेनाइड है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? सोलर सेल में, और लेज़र डायोड में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये रहे सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल। अब चलिए हम लोग कंडक्टर के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर को मेनली 2 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं या इसी को आई टाइप सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं, और इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं या इसी को ई टाइप सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है। अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसका एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है। और अगर हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये 2 टाइप से होता है। एक होता है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकेंड होता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को हम लोग को ऐड करना पड़ता है, जैसे कि पोटेशियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, और यहाँ पर Sb का मतलब एंटीमनी हो गया, है ना। और पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसमें ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करना पड़ता है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर गैलियम हो गया, बोरॉन हो गया और इंडियम हो गया। तो ये सभी क्या है? पी टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, पी का मतलब फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, और 15 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना आएगा? 285 आएगा, है ना। इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो कैसे बनता है? जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करते हैं तब बनता है। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ का मतलब होता है जिस एलिमेंट के लास्ट कक्षक में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो 5 होना चाहिए,
तो 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाला अशुद्धि मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तब जाके हम लोग को एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पी का मतलब फास्फोरस, ए एस का मतलब होता है आर्सेनिक जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 33, एस बी का मतलब होता है एंटीमनी और ये होता है 35, और बी आई का मतलब होता है बिस्मुथ और इसका एटॉमिक नंबर होता है 83। सॉरी फॉर दैट, ये एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 55 है, ये है ना। और अगर हम लोग पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की बात करें तो जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में, चाहे वो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, जब हम लोग उसमें ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं, ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटीज़ बोलने का मतलब ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। जैसे कि बोरॉन हो गया, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 3, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है 3। ठीक है, तो इस टाइप की इम्प्यूरिटीज़ को जब हम लोग ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तब जाके हम लोग को पी टाइप का एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मिलता है। तो इसका एग्जांपल ये है, बी का मतलब बोरॉन, जी ए का मतलब गैलियम जिसका एटॉमिक नंबर 31 होता है, आई एन का मतलब इंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 49 होता है, और ए एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में सेपरेट बात करेंगे कि क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो इन सब के बारे में सेपरेटली डिटेल में हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।